नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बीते 2 बार से यानी कि 2014, 2019 में लगातार राजस्थान के अंदर क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी, आखिर क्या कारण रहा, क्या वजह रही? 2024 आते आते परिस्थितियां बदल गई और बीजेपी को राजस्थान के अंदर बड़ा नुकसान पहुंचा। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर राजस्थान में हुए बीजेपी को इस नुकसान के मायने क्या हैं? समझना यह बड़ा दिलचस्प है कि क्या इसमें आने वाली राह जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2014 और 2019 में जो मोदी का करिश्मा चला था, क्या वो फीका हो चुका है? दरअसल राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी की 14 सीटें आने से प्रदेश नेतृत्व को भारी झटका लगा है। पार्टी आलाकमान इस बात से खासी नाराज है। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी को कई बड़े नेताओं की कमी जरूर खली है। कुछ बड़े नेता 1-2 लोकसभा सीटों पर इतने व्यस्त हो गए कि उनका दूसरी सीटों के चुनावी मैनेजमेंट पर ध्यान ही नहीं गया। चुनाव प्रचार का सारा जिम्मा प्रदेश स्तर पर अकेले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर आ पड़ा। सीएम अकेले ने ही प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर जाकर के रोड शो किए। 90 सभा और रोड शो उनके द्वारा किए गए। वहीं अब लोकसभा में हुए सीटों के नुकसान पर पार्टी में लगातार मंथन किया जा रहा है। नुकसान के बड़े कारणों में से एक टिकटों का बंटवारा रहा और दूसरा 400 पार के नारे को लेकर कांग्रेस के भ्रम जाल में पार्टी फंस गई। ये भी बातें सामने आ रही हैं। हालांकि असल वजह क्या रही है ये तो जल्द सामने आएगा, लेकिन राजस्थान में पार्टी को नुकसान तो हुआ ही है और ये सभी के सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन इस नुकसान के मायने क्या हैं? क्या अभी लोकसभा के इस परिणाम के बाद आगे राजस्थान के अंदर जो विधानसभा की स्थिति है उस पर इसका क्या असर पड़ता है? और सबसे बड़ा सवाल यही कि राजस्थान से केंद्रीय कैबिनेट के अंदर किन किन सांसदों को शामिल किया जाता है, क्योंकि राजस्थान से एक बड़ी जो नेताओं की लिस्ट है वो इससे पहले तक कैबिनेट के अंदर शामिल की जाती रही है। लेकिन इस बार क्या वैसा ही होगा या उसमें कुछ परिवर्तन होने जा रहा है? आपको याद हो कि इससे पहले 3 जो नेता हैं, 3 जो सांसद हैं, उनको केंद्रीय कैबिनेट के अंदर जगह मिली थी। एक जो सांसद थे कोटा से ओम बिरला, उनको विधानसभा लोकसभा का स्पीकर तक बनाया गया था। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी राजस्थान के नेताओं के ऊपर और एक बड़ी जगह उनको केंद्रीय नेतृत्व के अंदर मिलती हुई दिखाई दी थी। लेकिन अब क्योंकि पहले के मुकाबले सीटों की संख्या राजस्थान में कम हो चुकी है, 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई हैं, तो क्या पहले के मुताबिक ही सीटें या केंद्रीय कैबिनेट के अंदर उतनी ही सीटें मिलेंगी क्या नेताओं को, या उसके अंदर कुछ कटौती होगी? ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और साथ ही साथ दिग्गजों का जो खराब प्रदर्शन रहा उसके पीछे की असल जिम्मेदारी है किसकी? क्योंकि यह भी माना जा रहा है कि बड़े जो नेता हैं उनकी मूवमेंट को लेकर के यहां पर कमियां खली हैं। स्थानीय स्तर के जो बड़े नेता थे वो सिर्फ अपने चुनावों तक ही सीमित हो गए थे। बाकी सीटों पर उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा नहीं या वो वहां पर जाकर के कैंपेनिंग नहीं कर पाए। एक बड़ा कारण इसके पीछे यह भी माना जा रहा है। अब एक और कारण जो सामने आया है वो ये बताया जा रहा है कि इसमें जो राजस्थान के बड़े नेता हैं, टिकट बंटवारे को लेकर के कहीं कुछ चूक उनके जरिए से हो गई, जिसका खामियाजा बीजेपी को राजस्थान के अंदर उठाना पड़ा है। तो बहुत सारे कारण हैं। हालांकि पार्टी के भीतर भी मंथन लगातार चल रहा है, लेकिन जीत का जश्न या बड़ी जीत नहीं मिलने का इसमें एक खलिश सी नजर आती है। या राजस्थान में बीजेपी के संग जो नेता इससे पहले तक नजर आ रहे थे, जो अपनी ताकत दिखा रहे थे, राजस्थान में जिनका अच्छा प्रभाव माना जा रहा था, क्या उनकी जो मूवमेंट है वो राजस्थान के अंदर कम दिखाई दी, जिसकी वजह से कुछ हद तक नुकसान पार्टी को हुआ है। अगर कैंपेनिंग उस लिहाज से होती तो शायद परिस्थितियों में बदलाव होता हुआ दिखाई दे सकता था। तो चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सारिका सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सुरेश गर्ग जी, लगातार मंथन किया जा रहा है पार्टी के भीतर भी इस बात को लेकर के कि आखिर कारण क्या रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि एक जो बार बार कहा जा रहा है कि टिकट वितरण सही तरीके से नहीं हुआ, एक बड़ी वजह थी जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा है। आपको क्या लगता है? देखिए शुभेंदु जी, ना हम हारे थे ना हम हारे हैं और हम विजय पचाना जानते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार तीसरी बार भारत में बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।
ये इतिहास के अंदर दूसरी बार हुआ। 1952 में नेहरू जी ने किया था, इसके बाद में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होने जा रहा है। तो इसलिए ये चिंता का विषय तो कांग्रेस को होना चाहिए कि उन्होंने 3 बार यानी कि 10 साल के अंदर प्रयास करने के बावजूद भी वो 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। तो ये मंथन तो कांग्रेस को करना चाहिए था कि वो 3 टर्म होने के बावजूद भी आज हमारे 240 सांसद है, और इनके अगर तीनों टर्मों को मिला दिया जाए तो भी इनके 240 सांसद नहीं हो पाते। तो ये मंथन कांग्रेस को करना चाहिए। जहां तक राजस्थान की बात है, निश्चित रूप से हम 25 की 25 2 टर्म जीत के आए थे, इस बार कम आए, उसके लिए पार्टी संगठन विचार कर रही है और मंथन चल रहा है। जहां हमारी कमजोरी है उसको सुधारेंगे, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसा नेतृत्व है, एक ऐसे नरेंद्र मोदी जी है जो हिंदुस्तान को तीसरी अर्थव्यवस्था में बनाने के लिए जुझारू रूप में काम करेगा। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए उस लक्ष्य को काम करेगा, जो हमारे बाकी के जो सपने हैं उन सबको पूरा करेगा और हिंदुस्तान को एक विकसित और एक सशक्त राष्ट्र बनाएगा। अच्छा, ये सुरेश गर्ग जी, पॉलिटिकल पंडित कई बातों को लेकर के आशंका जता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 2014-19 में जो परिणाम मिले, जिस मोदी वेव के सहारे बीजेपी को बड़ा बहुमत मिला, वो 24 में नहीं हो पाया। तो सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या वो मोदी मैजिक कम हुआ है? नहीं शुभेंद्र जी, कोई मैजिक कम नहीं हुआ। आप ये तो देखिए कि 2 टर्म के बाद तीसरे टर्म के अगर चुनाव होते तो कहीं न कहीं कुछ चीजें हमने दिया था, 400 पार का नारा, हमारे कार्यकर्ताओं को एकजुट और जोश भरने के लिए उस चीज को नारा दिया था। आज भी हम कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार है, एनडीए तीसरी बार सरकार बना रही है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी बीजेपी के नेता ही खुद ये सवाल उठा रहे हैं कि हमारी पार्टी में 400 पार का नारा दिया, लेकिन 400 पार के नारे को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने भ्रम फैला दिया। आपको भी ऐसा लगता है कि 400 पार का नारा आपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए दिया, लेकिन वो भारी पड़ गया, उल्टा पड़ गया? नहीं, भारी नहीं है। देखिए, हम निश्चित रूप से हमारे 400 या 370 सीटें नहीं आई है, निश्चित रूप से इसके सोचने का विषय है, लेकिन फिर भी हम जीते हैं, हम फिर भी जीते हैं। अब आप देख लीजिए, राजस्थान के अंदर 3 बार के मुख्यमंत्री अपने बेटे को जिता नहीं पाए। तो मंथन किसको करना चाहिए? कांग्रेस को करना चाहिए, जो अपने आप को राजस्थान के सबसे बड़ा नेता मानते हैं। 3 बार मुख्यमंत्री राजस्थान के बन चुके हैं, वो अपने एक बेटे को नहीं जिता पाए। आप देखिए कि पूरी 50 सभा में से 40% सभाएं या 60% सभाएं अपने बेटे के क्षेत्र में करते हैं, इसके बावजूद अपना बेटा जीत नहीं पाया। तो क्या है ये? आप राहुल गांधी जी को उठा के देख लीजिए, राहुल गांधी जी को भी देख लीजिए। राहुल गांधी जी भी कई बार 20 बार लॉन्चिंग होगी और हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है। नहीं, इस बार तो नहीं कह सकते ना, इस बार ये नहीं कह सकते कि लॉन्चिंग फेल हो गई, इस बार तो सफल हुई है ना। नहीं, इस बार भी चलो ये बता दीजिए, 3 बार के प्रयास करने के बाद में 2014 से अब तक प्रयास करने के बावजूद भी 100 का आंकड़ा पार नहीं हुआ साहब। हाँ, 3 बार प्रयास करने के बावजूद हम तो 240 सीटें लेके आए। सारिका जी को जरा जोड़ लेते हैं, सारिका जी को भी जोड़ लेते हैं। सारिका जी, बड़ा आरोप ले लो तो भी 240 शुभेंदु जी। अशोक गहलोत साहब लगातार अपने बेटे की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लगे रहे, वहां पर फोकस रखा, उन्होंने इमोशनल अपील तक की, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बेटे की सीट एक बार फिर से नहीं जिता पाए। आपको लगता है? और हालांकि उनका एक सोशल मीडिया के जरिए एक ट्वीट भी सामने आया था, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री को ये जो है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और उनको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो बाद में सीपी जोशी साहब की तरफ से भी इस पर काउंटर कर दिया गया कि साहब आप बताइए ना कि अगर यही एक आंकड़ा है, यही एक पैमाना है, तो आप अपने बेटे को लॉन्च नहीं कर पाए, उसको जिता नहीं पाए। शुभेंदु जी, सबसे पहले तो एनडीटीवी राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि जो 400 पार से ये चुनाव शुरू हुआ कि इस बार मोदी सरकार 400 पार, आपने देखा कि आज एनडीए कल से 4 तारीख के बाद में जब से रिजल्ट आए हैं तब से एनडीए शायद 100वीं बार बीजेपी के लीडर्स के द्वारा एनडीए शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए शब्द का इस्तेमाल किया। पिछले 10 सालों में हमने एनडीए का नाम कभी कहीं सुना नहीं। मोदी की गारंटी, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। तो इस तरीके की बातें करने वाले, आप ये बताइए कि ये हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इतने कम मार्जिन से जीते हैं। और शुरुआत में ये बहुत ही शर्म की बात है, जिसकी बात आप पूरे देश में लेकर के मोदी का चेहरा और मोदी की गारंटी के नाम पर आपने वोट मांगा।
बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। आप तो बीजेपी को 370 दिला रहे थे, कहाँ है 135 साल 370? पुरानी आपको भी तो 100 सीटें नहीं आ पाई। पार्टी के बहुमत तो नेता- आपको भी नहीं मिला, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी तो ये हाँ। अनुशासनहीनता आपकी पार्टी में हो सकती। प्लीज, मैंने आपको नहीं, सुना, नहीं, मुझे आप बता रहे 135 साल पुरानी पार्टी, 135 साल पुरानी पार्टी के नेता अमेठी से चुनाव आ रहे हैं। हम तो अच्छा, लगातार एक मिनट, जीत रहे हैं। एक मिनट। 22 साल से नरेंद्र मोदी जी देश की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन नहीं, अच्छा सुरेश जी, एक मिनट, गर्ग साहब एक मिनट जरा पहले सारिका जी को कंप्लीट करने दीजिए। गर्ग जी, राजा महाराजा जो है वो ठीक है, सारिका जी अपनी बात रखिए। सारिका जी बात। हाँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है जो सबसे कम वोटों से जीते, वो भी एक संसदीय क्षेत्र से। मैं आपको कहती हूँ कि ये जो आज आप राजस्थान की उनकी स्थिति देख रहे हैं, 2 बार 25-25 बार करके इस बार ये कहाँ है, 14 पे अटक गए। परिस्थितियां क्या रही, क्योंकि मोदी का चेहरा इस बार टोटली फेल हो चुका है। इनके एमपी ये इंतजार करते रहे पिछले 10 सालों से कि हम मोदी के नाम से जीत जाएंगे, और मोदी की झूठ लोगों को इतनी अपच हो गई कि उसके नाम पर इस बार वोट नहीं पड़ा, और आज देख रहे हैं क्या नतीजा है। नहीं सारिका ये जी, 14 लेकिन के ऊपर उसके सिमट बावजूद गए भी हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मोदी का चेहरा फेल हो गया, तो सबसे बड़ी पार्टी अभी भी बीजेपी है 240 सीटों के साथ। देखिए, सबसे बड़ी और पार्टी अगर आप अभी कह रहे हैं भी कि है। आपके ऊपर भरोसा किया, तो 100 अभी सीटों भी- पर क्यों सिमट गए फिर? मैं आपसे यही कह रही हूँ कि जिस तरीके से ध्रुवीकरण करके, जिस तरीके से पूरे चुनाव में मुर्गा, मुसलमान, मंगलसूत्र और कपड़ों से किसी को पहचानना और किसी को घुसपैठिया कहना, ये सब आज इनकी स्थिति देखिए ना। आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, जहां राम मंदिर के नाम पर पूरे देश को भ्रमित करने का इन्होंने प्रयास किया। सारिका जी, आज इनकी बीजेपी क्या के स्थिति नेता है? उत्तर प्रदेश का प्रयागराज ही में, रामटेक में, उत्तर प्रदेश का ही जिक्र करते हुए अयोध्या कह रहे हैं कि लोगों को भ्रम फैलाया गया। आप कांग्रेस मैं कार्यालय आपसे- के सामने जाकर के लोग 1-1 लाख रुपए के वो जो आपने शिगुफा दिया था उसके बारे में पूछ रहे हैं। ये बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं। शुभेंदु जी, हाँ। देश में भ्रम की स्थिति पिछले 10 वर्षों से थी। 15 लाख आपके खाते में लाने का प्रॉमिस बीजेपी गवर्नमेंट में मोदी सरकार ने किया था, क्या आपके खाते में आए हैं? 35 रुपए डीजल क्या हो गया है? 400 रुपए सिलेंडर हो गया है? 2 करोड़ रोजगार मिल गए हैं? 100 स्मार्ट सिटी बन गई है। मैं पूछना चाहती हूँ, तो भ्रम किसने फैलाया? अब हाँ। जनता ये जान गई है कि ये झूठ तो ऐसा ही से शिगुफा और कांग्रेस ने मोदी भी का दिया क्या? चेहरा, ऐसा नहीं। हमने देखिए, हमने 5 तो 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। गारंटी सुनिए, मैं कह रही हूँ, शुभेंदु बात पूरी करने हाँ। दीजिए प्लीज। 5 न्याय 25 गारंटी की हमने बात करी। हमारी सरकार कर्नाटक में बनी, हमारी सरकार तेलंगाना में बनी, हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी। आप अगर बिल्कुल तटस्थ रूप से अगर उन सरकारों की कार्यप्रणाली को देखेंगे, आप ये पाएंगे कि जो हमने हमारे मैनिफेस्टो में उनसे प्रॉमिस किए थे, हमने 100 दिन के कार्य रूप बना करके और उन पर उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। जो राजस्थान की स्थिति रही, मैं आपसे बताऊं कि पिछली विधानसभा में भी भ्रम इन्होंने फैलाया। नित्य हर दिन पेपर लीक का भाषण लेकर के, पेपर लीक की घटनाओं को ये मुद्दा बना करके सड़कों पर लोगों को भ्रमित करते रहे। आज मुझे बताइए, देश के 25 लाख जी, मैं जवाब देता बच्चों हूं। का, ठीक है। युवा बच्चों का नीट का पेपर जी, की क्या जवाब देता दुर्दशा हूं ये मैं। कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है सारिका जी, मैं जरा श्याम सुंदर शर्मा जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। दुष्कर्म नहीं, हाँ। 1 मिनट, 10 सेकंड का जवाब मौका देता हूं दीजिए। इनका। ये जो महिला सुरक्षा को लेकर के, दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर के पूरे राजस्थान में इन्होंने एक झूठा कैंपेन चलाया, झूठा हाँ। भ्रम फैलाया। आज आप मैं जवाब राजस्थान दे की देता हूं। स्थिति देखिए। चलिए ठीक है, हर एक जरा दिन जल्दी से कैंपेन जवाब ले लेते हैं करते गर्ग जी से, उसके बाद में श्याम जी। सुंदर शर्मा सर के पास आता हूं। जी। ठीक है सारिका जी, 1 जी। मिनट। सुरेश जगत जी जल्दी से जवाब। देखिए शुभेंद्र जी, आज कांग्रेस की क्या स्थिति है। 4 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे, उन चारों के राज्यों के अंदर कांग्रेस की क्या स्थिति रही है? या तो 1 सीट है या खाता ही नहीं खुला इनका। अरुणाचल प्रदेश का चुनाव हुए, सिक्किम के चुनाव हुए, इनकी क्या स्थिति हुई है? उड़ीसा के चुनाव हुए, आज आंध्र प्रदेश के चुनाव हुए, उनमें कांग्रेस की क्या स्थिति है? इनको खुद को सोचना चाहिए कि आपकी दशा क्या हो चुकी है। दूसरा, 135 साल पुरानी कंपनी के पार्टी के युवराज अमेठी से चुनाव हारे थे। इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी प्रधानमंत्री बनने के बाद में, तो वो उसका जवाब कौन देगा? इंदिरा गांधी तो चुनाव हारी थी आपके और युवराज शहंशाह चुनाव को देखिए करना ना। अमेठी से। दूसरा, आप पहले ये अपने भ्रम की शहंशाह को स्थिति, देखिए। भ्रम की स्थिति वहां लखनऊ में जाके, सारिका जी लखनऊ में जाके देखिए, वहां पे वो लाइन लग रही है 1-1 लाख रुपए की। आपने जो कमिटमेंट किया, हाँ हमने कमिटमेंट किया 15 लाख रुपए का, हाँ हमने कमिटमेंट किया 36 लाख करोड़ रुपए। सारिका जी 36 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से 55 करोड़ लोगों के खाते में गए। 55 करोड़ लोगों के खाते में 36 लाख करोड़ रुपए। अगर वही कांग्रेस की पार्टी होती तो 28 लाख करोड़ रुपए आप खा जाते, भ्रष्टाचार में खा जाते। तो 36 लाख करोड़ रुपए हमने वहां दिए। ये है पार्टी कांग्रेस और ये भारतीय जनता पार्टी पे। नहीं ठीक है सारिका जी अब ये आपने है सुनी अंतर जरा। दोनों ठीक पार्टियों है के अंदर। 2 ठीक है करोड़ गर्ग की साहब नौकरी की गर्ग बात साहब करते ठीक है,
मैं जरा देख लीजिए, उठा के आंकड़े देख लीजिए। ठीक है, आज 20 ठीक है, करोड़ नौकरियां उन्होंने मिली सवाल हुई उठाया, है। आपने जवाब दिया। BPF के अकाउंट का मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, 20 श्याम करोड़ सुंदर की शर्मा जी को मिली जरा हुई है। कार्यक्रम में जोड़ लेता हूँ। श्याम सुंदर सर, एक चीज, क्योंकि अब असेसमेंट लगातार किया जा रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी की से राजस्थान के अंदर चूक कहाँ हो गई, कहाँ पर, क्या प्रत्याशी चयन में कोई गड़बड़ हो गई, कास्ट फैक्टर को समझ नहीं पाई बीजेपी, मोदी वेव के अंदर वो सब हवा हवा थोड़ा सा बनी रह गई, ग्राउंड पर कुछ और चल रहा था वो देख नहीं पाई बीजेपी, क्या वजह रही? देखिए सुमेश जी, सबसे पहले तो मैं सुरेश जी को कहना चाहता हूँ, जिस चीज की कमियां हैं उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। मैं इनको बार बार कहता था 25 की 25 सीटें जीत नहीं रहे हो, मोदी जी का अंडर करंट बरकरार नहीं है, तो मैंने कहा था आप 10 से अधिक सीटें हार जाओगे। आप कह रहे थे हम तो हारेंगे नहीं, हम तो 5 लाख से अधिक हर सीट जीतेंगे। आप बता दो कौन सी सीट आपने 5 लाख से अधिक वोटों से जीती? तो देखिए, आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बात करो, दूसरी की पार्टी पर पत्थर मारते हो। कांच के महल तो आपके भी हैं, दोनों के कांच के महल हैं। ऐसी स्थिति में सुरेश जी, बार बार आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, आपने 8 सांसदों के टिकट क्यों काटे? मुझे नहीं समझ में आया आज तक। ऐसे लोगों को टिकट दिए जिनकी पहचान ही नहीं थी। आप तो मोदी जी के चेहरे पे जीतना चाहते थे। आपको ये पता है ना, विधानसभा का चुनाव किसके चेहरे पे लड़े थे, क्यों जीते नहीं? आप तो 11 लोकसभा के क्षेत्र तो हार रहे थे विधानसभा में, वो बरकरार रहा। जिस तरह की स्थितियां आपने करी, अब आप राहुल कसवा का टिकट क्यों काटा गया? उसकी जगह क्यों उसको कांग्रेस में जाना पड़ा? महेंद्रजीत मालवीय को आपने क्यों शामिल किया? अब देखिए, धौलपुर से आपने देखिए मनोज राजौरिया का टिकट क्यों काटा? अब आप भरतपुर से सजना का टिकट क्यों काटा? जिस तरह की बातें आप कह रहे हो, निहाल चंद का गंगानगर से टिकट काट दिया गया, ये सारे टिकट काट दिए गए। और दौसा में जिस प्रकार से दो नेताओं के बीच के झगड़े को लेकर के कमजोर कैंडिडेट को क्यों उतारा गया? और देखिएगा कि चुनाव से ठीक पहले संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मिश्रा को क्यों भेजा गया फिर आपको तेलंगाना? क्यों अरुण सिंह को आपको आंध्र प्रदेश भेजना पड़ा? और ये सब चीजें। और देखिए, जब आपके नेता चुनाव लड़ रहे थे, अभी कानकेची के देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत कितनी जगह गए, आपने सही कहा, स्टार प्रचारक। ना अर्जुन राम मेघवाल गए, ना भूपेंद्र यादव गए, ना कैलाश चौधरी गए, ना सीपी जोशी जिस तरह से जाने चाहिए नहीं जा पाए। देखिए, ये सारे की सारी चीजें कमियां हैं। उसको सुरेश गर्ग साहब स्वीकार नहीं करना चाहते, उसको बताना ही नहीं चाहते। वो तो कह रहे हैं कि हम तो अभी भी ठीक ठाक है। बैसाखियों के सारे भाजपा सत्ता में आई है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे, उसमें तो शक नहीं है। लेकिन आपको जो झोली में 25 की 25 सीटें डालनी थी, आप क्यों नहीं डाल पाए? आप तो दिखेगा कि अच्छा, एक चीज और भी है श्याम सुंदर सर, एक चीज और भी है कि कांग्रेस 11 सीटें जीती अपने गठबंधन के साथ, लेकिन क्या वो इतनी बड़ी जीत है? क्योंकि आप देखिए, कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर पूरा एक तरफा साफ है, अभी भी वापस से कम बैक किया। गुजरात के अंदर एक सीट छोड़ दे तो बाकी पूरा, हिमाचल आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के अंदर सिर्फ एक सीट का नुकसान। तो ये ऐसे कई स्टेट हैं जहां पर बीजेपी अभी भी तीसरी बार भी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दी है। तो आप दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो हवा बनाई है, या जो ये एक नैरेटिव सेट किया कि भाई हमारी जीत हो गई है, लेकिन असल में तो हार ही हुई है ना। आप बहुमत तक नहीं पहुंच पाए हैं ना, अभी भी बीजेपी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरी है ना, ये सच्चाई। मैं तो देखिएगा शुभेंद्र जी, मैं मान के चल रहा हूं कि आप तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है। इस बार जो 370 की पार की बात हो रही थी, बार बार सुरेश जी कहा करते थे हम तो 370 पार कर रहे हैं, आप तो 270 भी पार नहीं कर सके, 240 ही आए। बड़े रूप में आए हो, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन राजस्थान की कमियों को देखिए, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी थी इस बार, आम जनता उनका चुनाव लड़ी थी। इसलिए कांग्रेस भ्रम में रहती है तो भले कोई बात नहीं, लेकिन जनता जिस प्रकार से चुनाव लड़ रही थी, जो मोदी जी विधानसभा के चुनाव में जो आरोप पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लगा रहे थे कि 12 रुपए जेब में रख रहा है पेट्रोल डीजल में, आपने कितने रखे? आपने कितने कम किए? 3.5 रुपए कम किए आपने। तो देखिए, जनता आपको जवाब देना। अरे सुन लीजिए सुरेश जी, आपकी स्थिति देखिएगा। अरे सुनिए गंगानगर में देखिए, अरे सुनिए तो सही। आपने गंगानगर में किसको खड़ा कर दिया? आप उसकी स्थिति को जवाब देने के लिए कोई नेता गया क्या? सुनिए, अरे सुनो तो सही आप। अरे सुरेश जी जरा सुनिए, आप अब भी अगर हार की स्वीकार नहीं करना चाहते, पार्टी में सुधार नहीं करना चाहते, तो फिर आप आगे वाले चुनाव में अच्छा, सबसे पहले क्या, अच्छा इसका पूरा कंक्लूड करें अगर श्याम सुंदर सर, कि बीजेपी के अंदर कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से खुद बीजेपी हारी अपने कारणों से। बीजेपी में सबसे बड़ी कमियां थी कि कार्यकर्ता के प्रति समर्पण भाव जो पहले होता था वो इस बार नहीं दिखा। इवेंट मैनेजमेंट का ज्यादा काम दिखा। आपने पैसा जरूर खर्च किया, प्रचार प्रसार जरूर किया, आम व्यक्ति को, आम कार्यकर्ताओं को गले लगाने की बात आती थी, वो कमी आई। क्योंकि आपने तो ऐसे लोगों को टिकट दिया जो आपके थे ही नहीं। आप तो बाहर के लोगों को ला करके टिकट दे करके
जीतने की बात कर रहे थे। ये सब चीज के देखिए, और देखिए लोकसभा के चुनाव का मैनेजमेंट किसके हाथ में था? पूर्व राज्यसभा के सदस्य जो कि चुनाव कभी लड़े ही नहीं, नारायण पंचारिया, ओकार सिंह लखावत संभाल रहे थे। ऐसे व्यक्तियों को आप संभालोगे? कोई व्यक्ति, ढंग का व्यक्ति कोई था ही नहीं। वसुंधरा राजे नाराज होकर एक तरफ बैठ गई, अब क्यों बैठ गई, नहीं बैठ गई, ये जवाब सब सुरेश जी मांगेंगे आपसे। ठीक है, और यही बड़ा सवाल है, यही बड़ा सवाल है कि क्या राजस्थान के अंदर बीजेपी को बड़े नेताओं की कमी खली? सुरेश गर्ग जी, एक बड़ा कारण था कैंपेनिंग के लिए। आप देखिए, अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं, सरकार बनी और उसके बाद उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, उन्होंने पूरी ताकत के साथ अलग अलग जगहों पर जाए और 100 से ज़्यादा उन्होंने रैली और रोड शो किए, तो उन्होंने पूरी मेहनत की, लेकिन वो अकेले नजर आए। कई जगहों पर जहां पर बड़े नेताओं को होना चाहिए था, जिनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट के अंदर शामिल किया, उनको चुनाव लड़ा दिया, वो अपनी सीट पर फंसे रहे, बाहर निकल नहीं पाए। शुभेंदु जी, आप जो कह रहे हो कि स्टार प्रचारकों की बात, नरेंद्र मोदी जी ने भी राजस्थान में सभाएं की है, अमित शाह जी ने भी राजस्थान में सभाएं की है, आपके हमारे राजनाथ सिंह जी भी राजस्थान में आए हैं, आपके योगी आदित्यनाथ जी भी राजस्थान में आए, और मुख्यमंत्री जी ने तो 90 सभाएं की है। हाँ ठीक है, हमारे को कम मिली है, हम मानते हैं, हम उस चीज के लिए हम करेंगे, हमारा मंथन चालू है कि किस तरह से हमारी कमी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि आज की तारीख में हमारा वोट प्रतिशत देखिए, 19 तारीख के जो इलेक्शन हुए थे, 19 तारीख के इलेक्शन में वोट प्रतिशत कम हुआ, निश्चित रूप से उस पर मंथन करना चाहिए। फिर भी हम कह रहे हैं कि साहब ये एक कीर्तिमान है कि तीसरी बार मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को ये तो चीज, अरे ये सब चीजें तो कांग्रेस को मंथन करने में जश्न मना रही है। कांग्रेस जो 100 पार नहीं हो पाई, वो जश्न मनाने की बात कर रही है। अरे भाई, किस बात का जश्न मना रहे हो? 10 साल लग गए आपको 100 पार करने के लिए, तो भी 10 साल के अंदर 100 पार नहीं कर पाए। हमने तो 240 सीटें लेके आए, आपके तो 234। अगर पूरे गठबंधन को 26 पार्टियों को मिला लो तो भी आपके 234 होते हैं, हम तो 240 सीटें लेके आए। तो ये चीजें, इनको मंथन करने की बात है। ये चीजें देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ में काम करने वाली रही है, कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित रही हुई है। जहां हमारी कमी रही है उसको सुधारेंगे, हम निश्चित रूप से सुधारेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने के अंदर जो राजस्थान में काम किया है, इतना काम किया है कि जो 5 साल में अगर गहलोत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने काम नहीं किया होगा, उससे ज्यादा 3 महीने के अंदर उन्होंने काम किया है। SIT गठन का मामला हो, चाहे जल जीवन मिशन में घोटाला हो, चाहे ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाला काम हो, आप देख लीजिए कौन कौन सा ऐसा काम है जो मुख्यमंत्री जी ने किया। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में अब जरा जवाब ले लेते हैं। लेकिन ये तो अग्नि परीक्षा, ये तो केंद्रीय नेतृत्व की अग्नि परीक्षा थी ना। सारिका जी को जरा जोड़ लेता हूं। सारिका जी, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि ये अगर सही मौका था तो क्या कांग्रेस पार्टी और उनका अलायंस कहीं चूक गया? क्योंकि अगर इस समय पर और अच्छे से चुनाव लड़ते, क्योंकि 100 सीटों के आसपास आकर के आप सिमट जाते हैं, अगर और ताकत के साथ लड़ा जाता तो शायद इस बार कुछ और बदलाव हो सकते थे नंबर्स के अंदर। अनम्यूट कर लीजिए सारिका जी एक बारी। अब शुभेंदु जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर आंकड़ों की गणित होती है, जिसके पास आंकड़े हैं वो सरकार बनाएगा, हम बिल्कुल मानते हैं। लेकिन देखिए, जब से ये चुनाव शुरू हुआ, इनके हमारे राजस्थान के जो डिप्टी CM है वो ये कहती हैं कि अगर 400 का पार इस बार आप हमें करा देंगे तो विकसित भारत बनाने की दिशा में हम संविधान में परिवर्तन करने की राह पर आप मोदी जी को मजबूत करेंगे। ज्योति मिर्धा है, वो कहती हैं कि हम 400 पार दो, हम संविधान पार कराएंगे, हम इनमें परिवर्तन करेंगे। अनंत हेगड़े ये कहते हैं, बहुत सारे इनके नेता ये बात कहते हैं। तो जो हम कांग्रेस का सबसे बड़ा जो मुख्य मुद्दा इस पूरे चुनाव में रहा, वो रहा जनता के हकों की लड़ाई करने के लिए बीजेपी को रोकना। और निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो हम बिल्कुल उस मुहिम में हम कामयाब हुए हैं। आज आप देख रहे हैं तो मोदी जी 2 बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। उनको चंद्रबाबू नायडू के भी उतने ही हाथ जोड़ने पड़ेंगे, उनको नीतीश बाबू के भी उतने ही ज्यादा हाथ जोड़ने पड़ेंगे। तो जो इनकी एक डिक्टेटरशिप हम पिछले 10 सालों में देख रहे थे कि किसान आंदोलन हुआ, जिन लोगों ने किसानों को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचला, उनको इन्होंने टिकट दिया। हमारी रेसलर बहनें जिन व्यक्तियों को डिसमिस करने के लिए जंतर मंतर पर महीनों बैठी रही, उनके बच्चों को इन्होंने टिकट दिया। मणिपुर जलता रहा, ये कभी बोले नहीं। उन्नाव की घटना पर मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। हाथरस पे मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। पेपर लीक यूपी के अंदर इतने हुए, उस पर मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। तो 100 पार भी नहीं हुए ना, अब तो 100 पार भी नहीं हुए ना सारिका जी, ये तो बता दो, 100 पार भी नहीं हुए ना।
अरे तो आपके पास तो इतने मौके थे, इसके बावजूद भी 100 पार नहीं हुए ना आप। वो तो सोचो तो सही ना, 135 साल पुरानी पार्टी, अपना आप तो सबसे पुरानी पार्टी। नहीं, मुझे लगता है सुरेश जी, अगर ये मंथन, और श्याम सुंदर जी ने भी बड़ा अच्छा कहा कि सबसे पहले बीजेपी को, आप अपनी पार्टी का ध्यान रखिए ना, बाकियों का तो दूर की बात है ना। अच्छा एक मिनट, मैं जरा समय थोड़ा सा कम है, मैं जरा श्याम सुंदर शर्मा जी को भी जोड़ लेता हूँ। श्याम सुंदर सर, एक चीज और भी कि ये जो मैंडेट सामने आया है, जो आंकड़े सामने आए, इसमें बीजेपी के लिए तो बड़ा मैसेज है ही, लेकिन कांग्रेस के लिए भी और उनके अलायंस के लिए भी बड़ा मैसेज है कि अभी भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। देखिए शुभेंदु जी, निश्चित रूप से कांग्रेस एकजुटता के आधार पर चुनाव नहीं लड़ पाई, ये बात सही है, उसमें दो राय नहीं। सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच अंतरकलह की स्थिति बरकरार रही, डोडासरा अपने तौर तरीके से चले। निश्चित रूप से जिस प्रकार गठबंधन किया गया, गठबंधन में फायदा आपको अधिक मिल सकता था। हनुमान अगर टाइम से गठबंधन हो जाता तो। हाँ, गठबंधन भी टाइम पे नहीं हुआ, और जिस गठबंधन हुआ तो जिस तरह से, ये तो दिखेगा राजकुमार रोत किस प्रकार से जीते, ये तो आपको भी पता है। कितनी इन्होंने की, लेकिन जिस प्रकार से देखिए, सुरेश जी बार बार कह रहे हैं कि आप कांग्रेस की बात कर रहे हो। अरे कांग्रेस को अब तो 2 बार तो दर्जा नहीं दिया था, अब तो प्रतिपक्ष का नेता के रूप में शायद राहुल गांधी ने आज प्रस्ताव पारित भी कर दिया है CWC ने कि राहुल गांधी को प्रतिपक्ष का नेता बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में देखिए, राजस्थान में जिस प्रकार की स्थिति बनी, राजपूत नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? आप सुरेश जी ये बता दो, आपके पास किस हैसियत का व्यक्ति था? जिस तरह राजेंद्र राठौड़ आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे राहुल कसवा के ऊपर, आपने स्थिति को बिगाड़ने का काम किया। वसुंधरा राजे को क्या कहा गया कि रविंदर भाटी को मना लो, रविंदर भाटी को मना नहीं पाया, आप केंद्रीय मंत्री को जिता पाने में सक्षम हुए क्या? तो जिस प्रकार की स्थितियां बनी, निश्चित तौर पर कह सकते हो कि 3 आपके राजपूत जीते और जाट कम जीत पाए। ज्योति मिर्धा को क्यों लड़ाया, किस तरह की स्थितियां बनी, तो ये बात सही है कि जिस प्रकार मंथन करने की जरूरत जरूर है। हाँ, मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार करने गए पूरी तरीके से, लेकिन वो पूरी राजस्थान में क्या कर पाए? क्या आप देखिएगा, जिस प्रकार का आरक्षण का मुद्दा था जाटों का, क्या कर पाए? आप तो ERCP लेके आ गए थे ना धरातल पर, एक भी सीट जीत पाए क्या पूर्वी राजस्थान से? तो ये सब चीजें जिस तरह की स्थिति है, जो मार्जिन कम हुआ, अब चिंता का विषय नहीं है क्या? कोई भी व्यक्ति, 3 व्यक्ति के अलावा बहुत ज्यादा वोटों से कोई नहीं जीत पाया। तो ये देखिएगा, पार्टी का पहले जो लीड थी वैसी लीड तो अभी बरकरार रही नहीं, और माना जा रहा था कि चलिए मार्जिन कम हो जाएगा लेकिन सीट निकल जाएगी, तो वो भी हो नहीं सका, और बड़े अंतर के साथ सीटों का नुकसान भी हुआ है। खैर समय थोड़ा सा कम है, बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन ये संकट की स्थिति ज़रूर दिखाई देती है, और ये पता भी चलता है कि बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, कम से कम राजस्थान के अंदर, और कई ऐसे प्रदेश रहे हैं जहां पर बड़ी खराब परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की रही। उसमें से राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इसमें से 2 ऐसे राज्य हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर भी कोई करिश्मा भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं कर पाया है। बहुत सारे सवाल हैं, पार्टी को मंथन करने की जरूरत है। देखना यही है कि आने वाले समय में क्या राह बीजेपी की थोड़ी सी आसान हो पाती है, नजर इस पर है। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ।